जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट में। आज से हम लोग करंट अफेयर तो हम लोग का डेली सेशन चल ही रहा था। आज से हम लोग इसमें एक नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग डेली का एक एडिटोरियल का टॉपिक भी इसके साथ में ही डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चाहे वो द हिंदू का हो, इकोनॉमिक टाइम्स का हो, ठीक है, कोई जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल टॉपिक होगा वो हम इस करंट अफेयर के साथ साथ कोई एक अच्छा सा एडिटोरियल टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे हमारी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल दोनों ही सही हो जाएगी, ठीक है। और कुछ डाटा डाटा जो होंगे वो भी हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है। आज का जो हमारा पहला हेडिंग है वो है सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक, ठीक है। तो अपनी हेडिंग डालिए कॉफी उत्पादक देश। अपनी हेडिंग डालिए कॉफी उत्पादक देश। भारत अब वैश्विक स्तर पे सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। सातवां सबसे बड़ा। इंडिया की रैंक कितनी हो गई है कॉफी उत्पादन में? तो इंडिया की रैंक हो गई है सेवेंथ, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी हो गई है कॉफी उत्पादन में? कॉफी उत्पादन से संबंधित एक नया डाटा आया है, ठीक है, नया आंकड़ा रिलीज किया गया है जिसमें इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? सेवेंथ हो गई है। टॉप पे कौन है? तो फर्स्ट पे ब्राजील है, याद रखिएगा। फर्स्ट पे कौन है? तो ब्राजील है। फर्स्ट पे कौन है? ब्राजील है, लिखिएगा इसको भी सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। फर्स्ट पे ब्राजील है और भारत की रैंक क्या है? सातवीं रैंक है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस महीने की पहले 6 माही में भारत ने 93,000 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप रिकॉल करने के लिए याद रखिएगा इतना टन का उत्पादन हुआ है। इटली, बेल्जियम और रूस शीर्ष खरीदार थे, ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा अपने आप कि इटली, ठीक है, इटली, बेल्जियम और रसिया भारत के शीर्ष कॉफी खरीदार कौन है? तो ये तीनों है, ठीक है। शीर्ष खरीदार कौन है? तो इटली, बेल्जियम और रसिया। भारत ने अपना कॉफी सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ किया है? तो इटली को, बेल्जियम को और रूस को किया है। क्लियर? इंडिया इज नाउ द सेवेंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली विद एक्सपोर्ट्स रीचिंग 1.29 बिलियन लास्ट फिजिकल ईयर। ओके, तो ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला तो भारत की रैंक क्या है, दूसरा टॉप पे कौन है, और तीसरा भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको किया है। यदि भारत में हम देखें तो सबसे ज्यादा कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। भारत में यदि देखें तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक का है, उसके बाद केरला का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। तो ये भी अपने आप नीचे एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग डालिएगा डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही डालना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है 47th, 47वें नंबर के राष्ट्रपति है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा ये किस पार्टी से है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो किस पार्टी से संबंधित है। तो लिखिएगा रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी। इन्होंने अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने किनको हराया है? इन्होंने कमला हैरिस को पराजित किया। किनको पराजित किया? कमला हैरिस को पराजित किया। और ये किस पार्टी से थी? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। कमला हैरिस किस पार्टी से थी? डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा किस पार्टी से है? तो रिपब्लिकन पार्टी से है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इन्होंने किसको पराजित किया? तो इन्होंने कमला हैरिस जी को पराजित किया जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और देखते हैं क्या है। इन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल रोटूडा में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उनको शपथ दिलवाई है। और उपराष्ट्रपति के पद पे जेडी वेंस, और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी वेंस। इनका नाम भी याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जेडी वेंस बने हैं, ठीक है, जेडी वेंस बने हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट भी उतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अमेरिका इतिहास में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज शख्स है, ठीक है। तो ये अभी तक जितने भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए अमेरिका में सबसे उम्रदराज, सबसे एजेड राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी है। क्लियर?
तो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा पेरिस जलवायु समझौता। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता क्या है और न्यूज में क्यों बना हुआ है, दोनों ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ने खुद को पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को बाहर कर लिया है। ठीक है, 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इसी क्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकलने का फैसला किया है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता है क्या? तो पेरिस जलवायु समझौता जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को मैनेज करके रखना है। सभी देशों के लिए एक गाइडलाइन दिया गया है इसके तहत कि सभी देशों के अपने टेम्परेचर को मैनेज करके रखना है। ठीक है, नहीं अधिक बढ़ने देना है और नहीं अधिक घटने देना है। इसके लिए 2015 में फ्रांस की राजधानी में लगभग 200 देशों द्वारा अपनाया गया पेरिस समझौता 2016 से लागू हुआ था। तो इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, पेरिस समझौता लागू कब हुआ था? 2016 से लागू हुआ, 2015 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और न्यूज में क्यों है? तो अमेरिका इससे बाहर हो चुका है, अमेरिका ने इससे एग्जिट ले लिया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साइंड मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द सीक्वेंस। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ अमेरिका फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और पेरिस जल समझौता जो जलवायु समझौता है 15 में सैंक्शन हुआ था और 16 से लागू हुआ था। क्लियर? अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक है विजय हजारे ट्रॉफी। हेडिंग डालिएगा विजय हजारे ट्रॉफी। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी सबसे पहली बात तो ये क्रिकेट से संबंधित है। पूछ देता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि ये ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, निम्नलिखित ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी यदि पूछे किस खेल से संबंधित है तो क्या डालेंगे हम लोग? क्रिकेट से संबंधित है। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। विनर कौन है? तो विनर कर्नाटका है। विनर कौन है? तो कर्नाटका विनर बन गया है। ठीक है, ये इसकी 5वीं जीत है, ये इसकी 5वीं जीत है। ठीक है, 5वीं बार चैंपियन बना है कर्नाटका। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी में इसके कैप्टन थे आर स्मरण। अगुवाई में टीम ने कोटाम्बी स्टेडियम में फाइनल में विदर्भ को 36 रन से हराया। और रनर अप कौन है? रनर अप है विदर्भ। रनर अप कौन है? तो रनर अप है विदर्भ। ठीक है, रनर अप कौन है? तो रनर अप विदर्भ बना है। ठीक है, 36 रनों से कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमा लिया है। कर्नाटका हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द 5th टाइम्स। कैवी जीत थी इसकी? ये तो 5वीं जीत थी। तो पहला पॉइंट बनता है कि विजय हजारे ट्रॉफी खेल किस चीज से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। दूसरी चीज, इसका विनर कौन है? तो इसका विनर कर्नाटका है। और इसका रनर अप कौन है? तो किसको हराया? तो विदर्भ को हराया। अगली हेडिंग चलिए, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म लिखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, एक सरकारी आदेश में कहा गया कि असम के पुलिस प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं सीआरपीएफ के? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं। जीपी सिंह डालिएगा आप लोग, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जीपी सिंह जी बने हैं। जीपी सिंह जी, ठीक है, ये उनका चित्र है, याद रखिएगा, रिकॉल करने में आसानी होगी। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। सीआरपीएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। 27 जुलाई 1939 को, ठीक है, क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में इसका गठन किया गया था। कब? 1939 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में इसका गठन किया गया था। और आजादी के बाद 1949 में, ठीक है, सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ठीक है, 1949 डेट याद रखिएगा और 1939 दोनों ही डेट याद रखिएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज के हिसाब से ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह बने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का नया भागीदार देश। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिक्स का नया सदस्य बना है इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स का एक नया सदस्य अभी हाल में ही पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडोनेशिया नया सदस्य बना है। ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष ब्राजील के अनुसार नाइजीरिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया है? नाइजीरिया को शामिल किया गया है। ठीक है, नाइजीरिया को शामिल किया गया है। ठीक है,
साउथ अफ्रीका की, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है नाइजीरिया, ठीक है। कहाँ है? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है नाइजीरिया, जिसको ब्रिक्स का नया साझेदार देश बना दिया गया है। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ये 9वां साझेदार देश बन गया है। कैवे नंबर का है? तो 9th नंबर का साझेदार देश है, ठीक है। याद रखिएगा, 9th नंबर का साझेदार देश कौन बना है ब्रिक्स का? नाइजीरिया बना है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था इसका गठन, ठीक है। गठन कब हुआ था इसका? 2009 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 2009 में इसका गठन हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका जैसे ही इसमें शामिल होता है तो BRICS ब्रिक्स हो जाता है ये, ठीक है। 2023 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE शामिल हुए, जबकि सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो चुका है। अर्जेंटीना को भी कहा गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। 5 देश 2023 में शामिल हुए हैं, ठीक है। 5 देश 2023 में शामिल हुए, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और पिछले हफ्ते इसमें इंडोनेशिया शामिल हुआ है। क्लियर? पिछले हफ्ते कौन शामिल हुआ है? इंडोनेशिया शामिल हुआ है। पार्टनर कंट्री इन द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स नाइजीरिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्राजील द चेयर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप्स। क्लियर? तो 9th कंट्री नाइजीरिया बन गया है। वर्तमान में इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और आपका जो पिछले साल शामिल हुए थे ईरान, मिस्र, इथोपिया, UAE, सऊदी अरब और अभी पिछले हफ्ते इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस 2025, ठीक है। हेडिंग डालिएगा ला पेरोस एक्सरसाइज, ठीक है। ला पेरोस एक्सरसाइज, तो पहला पॉइंट इसमें डालिएगा, यह एक तरह का नौसेना का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। भारत, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और UK इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बहुपक्षीय एक्सरसाइज है, बहुत से देश इसमें भाग लेते हैं। ला पेरोस एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेतृत्व फ्रांस के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। तो पहला पॉइंट, यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। क्या है ये? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका जो आयोजन करता है, जो इसके होस्ट है, वो कौन है? फ्रांस द्वारा आयोजित किया जाता है। और हुआ कहाँ है? तो मलक्का, सुंडा, लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच प्रमुख अवरोधक है। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, मलक्का, सुंडा, लोम्बोक कहाँ है ये? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। यहाँ देख रहे हैं आप मलक्का, ठीक है, यहाँ पे सुंडा और यहाँ पे लोम्बोक। क्लियर? आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। मलक्का जल संधि, ठीक है, यहाँ पे आपका सुंडा जल संधि और यहाँ पे आपका लोम्बोक जल संधि। तो यहाँ पे ये आयोजित किए जाते हैं, फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और इसमें भारत भी भाग लेता है। एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, करंट अफेयर का टॉपिक हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया है, और आज के एडिटोरियल सेक्शन से जो आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसका आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है एडिटोरियल न्यूज में। गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक 80 मौतें गुजरात में हुई। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन द लास्ट 5 years द हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ हैव बीन रिपोर्टेड इन गुजरात एट 80। मतलब आज का जो हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है वो कस्टोडियल डेथ से है, ठीक है। हिरासत में जो मौत होती है, पुलिस के जो हिरासत में, जब पुलिस आपको हिरासत में लेके जाती है अपराधियों को, और वहाँ जो मौतें होती है, इससे संबंधित एक एडिटोरियल आया था। इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को, देखेंगे कि ये होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हिरासत में मृत्यु का अर्थ है पुलिस या न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पुलिस द्वारा यदि किसी को हिरासत में लिया जाता है और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? कस्टोडियल डेथ कहते हैं, ठीक है। कस्टोडियल डेथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कस्टोडियल डेथ। हिरासत में मृत्यु को व्यापक रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है जो विचाराधीन है, जिसे पहले ही किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। या तो इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो वो व्यक्ति, ठीक है, या तो वो व्यक्ति सजा उसको अभी मिली नहीं है, सजा मिली नहीं है अभी,
अभी विचाराधीन है और वो अभी पुलिस कस्टडी में है, या तो उसको सजा मिल चुकी है, दोषी ठहराया जा चुका है, उसको 10 साल 15 साल 2 साल 4 साल का जेल हो चुका है, ठीक है, या तो सजा मिल चुकी है, ठीक है, दोनों ही केसेस है, दोनों ही केसेस है, या तो उसको सजा मिल चुकी है या तो अभी वो विचाराधीन है पुलिस के कस्टडी में। दोनों ही मामलों में कस्टडियल डेथ के मामले आते हैं। कैदियों के बीच आपसी लड़ाई हिरासत में मृत्यु का कारण बन सकती है। पहला कारण कैसे, यदि हम इसको डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से कारण बन सकता है, तो पहला कारण है कैदियों के बीच आपसी लड़ाई। जब कभी कभी आप लोग देखते होंगे फिल्मों में दो गुट आपस में लड़ जाते हैं जेल में, ठीक है, तो दो गुट आपस में लड़ जाते हैं, उसमें कोई घायल भी हो जाता है, कोई मर भी जाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये वहां के निरीक्षक की बनती है, वहां के अधिकारियों की बनती है। तो पहला कारण तो ये है, पहला पॉइंट। पुलिस अभियुक्तियों से स्वीकारोक्ति और बयान प्राप्त करने के लिए थर्ड डिग्री विधियों का सहारा लेती है। ऐसे अमानवीय तरीकों के परिणाम स्वरूप अक्सर गंभीर चोटें और यहां तक की मृत्यु भी हो जाती है। पुलिस कभी कभी सच उगलवाने के लिए, ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर दे देती है जिससे कि जो आपका कैदी है, ठीक है, वो गंभीर चोट से ग्रसित हो जाता है और कोई कोई तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है किसी किसी को। तो पुलिस के द्वारा जो अमानवीय तरीकों से टॉर्चर किया जाता है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसी यातना और अपमान को सहन करने में असमर्थ पीड़ित मनोचिकित्सक सहायता के अभाव में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे पिछले साल गुजरात में, बिहार में आप देखते होंगे न्यूज़ में अक्सर आती रहती है चीज़ें, सुसाइड कर लेते हैं जेल में, ठीक है, फांसी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उनको लगता है कि ये टॉर्चर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा टॉर्चर दिया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या वो समझते हैं कि हम इस चीज़ के लिए दोषी नहीं हैं फिर भी हमें इतनी यातना दी जा रही है, तो वो इन चीज़ों से सोचते हैं कि बचने के लिए कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भी एक रीजन है। मेंटली प्रेशर, उनको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है आत्महत्या कर लेता हूँ। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। भारतीय विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिंसा के बराबर है, ठीक है। हिरासत में आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हिरासत में आप यदि ऐसे टॉर्चर करेंगे तो ये हिंसा के बराबर मानी जाती है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप हिंसा, इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। हिरासत के संबंध में उपलब्ध प्रावधान, प्रावधान क्या है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, ठीक है, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि यदि आपको, ठीक है, यदि आपको जो सजा मिली है वो जो है आपको किसी भी व्यक्ति को कि जो कानून में दर्ज सजा है उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में, हमारे कानून में, वही सजा आपको दी जाएगी, उसके सिवा आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। आपने जो जुर्म किया है उससे रिलेटेड जो सजा प्रावधान दिया गया है पुस्तक में, वही सजा आपको दी जाएगी। आर्टिकल 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 22 भी हमें प्रोटेक्शन देता है, कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण देता है। जैसे कि यदि आपको पकड़ लिया गया है, ठीक है, तो 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर पेश करना है, ठीक है, 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर आपको पेश करना है। राज्य सरकार की भूमिका क्या है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय मुख्य रूप से मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें कह रहा है ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस यदि कोई भी आपको अरेस्ट करता है और मान लीजिए कि आप बहुत बड़े अपराधी है, तो इसके विरुद्ध आपको सुरक्षा कौन करेगा? तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था वो देखे, ठीक है, कि आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, आपको कस्टडी में आपको क्या क्या यातना झेलनी पड़ रही है, ठीक है। मतलब आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उससे पूछताछ कीजिए, जो मानवीय रूप से आप उससे जो भी बातें बुलवा सकते हैं बुलवाइए, उसका आप टेस्ट वगैरह करवाइए, डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट टेस्ट, जो आपको जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत आप जाइए। आप अमानवीय तरीकों से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार क्या क्या भूमिका है? तो समय समय पर परामर्श जारी करती है और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भी
लागू है। केंद्र सरकार इसके लिए क्या करती है उपाय? केंद्र सरकार परामर्श जारी करती है, जैसे कि जब पता चलता है केंद्र सरकार को कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, तो केंद्र सरकार बहुत तरह के नियम कानून बनाती है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भी लागू है। इसके तहत आप यदि किसी भी दोषी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनके नज़र में पहले तो मानव है, पहले क्या है, पहले वो मानव है, उसके बाद ही कुछ है। सीआरपीसी की धारा 41 को 2009 में संशोधित किया गया था ताकि सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सके। पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के लिए उचित आधार और दस्तावेजी प्रक्रिया हो, ठीक है। गिरफ्तारी परिवार, दोस्तों और जनता के लिए पारदर्शी हो और कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा हो, ठीक है। तो आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा जो 41 है, जो 2009 में जिसे संशोधित किया गया था, उसके तहत पहले चीज तो आपको पेपर वर्क के साथ कोई भी काम करना होगा। लिखित लेके आइए, सारी चीजें लिखित रूप में होनी चाहिए और पेपर वर्क के थ्रू ही आपको सारे प्रोसेस करने हैं। दूसरा, यदि आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, तो पारदर्शिता होनी चाहिए। आप बताइए कि हम इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लिखित आप लेके आइए, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के ले जाइए, किसी को भी टॉर्चर कर दीजिए, ठीक है। और कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा हो, कानूनी रूप से उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए लॉयर अलॉट किया जाए, ठीक है। आईपीसी 1860 की धारा 330 और 31 में जबरन स्वीकारोक्ति के लिए चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। यदि आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसे जबरन ये बुलवाते हैं कि हाँ आप उसको इतना टॉर्चर कर दिया, क्यों, सिर्फ इसलिए कि वो स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने ये जो अपराध है ये मैंने किया है, तो ये क्या है, ये इसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान है। आप किसी से जबरन अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं करवा सकते हैं। कैदियों के खिलाफ हिरासत में यातना का अपराध आईपीसी की धारा 302 4 6 के तहत लाया जा सकता है। तो कैदी जो भी कैदी है उनको आप यातना नहीं दे सकते हैं, चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? हिरासत में मौत के प्रभाव, अब इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है मानवाधिकार के विरुद्ध। आप किसी भी मानव का सबसे पहला अधिकार क्या है, ठीक है, सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मानवाधिकार के विरुद्ध आप यदि उसकी मौत हो जाती है, यदि उसको आप गंभीर चोटें पहुंचाते हैं, तो ये उसके मानव अधिकार के विरुद्ध आप जा रहे हैं। कानून के शासन के विरुद्ध, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि आप उसे कस्टडी में इतनी ज़्यादा यातना दे, इतना ज़्यादा टॉर्चर करे कि उसकी मौत हो जाए, तो कानून के विरुद्ध भी है। जनता का विश्वास टूट गया है, जनता का विश्वास भी टूटता है भाई इससे। यदि आप इस तरह से टॉर्चर कीजिएगा, बाद में पता चला कि वो अपराधी नहीं था, जनता का भरोसा आप पर से खत्म हो जाएगा। गरीब और विदेशी लोगों पर अत्याचार बढ़ता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनको तो वो तो पैसे वाले हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं कर दी जाती है, लेकिन जो गरीब है उनको मारा पीटा जाता है। आप अपने आम लाइफ में भी देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। आम जिंदगी में भी देख सकते हैं क्या 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 घटनाएं घट रही है अभी, ठीक है। और जो विदेशी लोग हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, उनके साथ भी, ठीक है। तो ये दो लोग तो ज़्यादा पिस रहे हैं, गरीब और जो विदेशी लोग हैं, मतलब जो बाहर से आए हैं, जो पलायन करके आए हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लोकतांत्रिक संस्कृति नष्ट हो जाती है। जो हमारी लोकतांत्रिक, हमारी डेमोक्रेटिक नींव है, वो नष्ट हो रही है, क्योंकि हम लोकतंत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई भी व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं बनाई गई है कि आप इतनी ज़्यादा यातना के साथ, अत्याचार के साथ किसी को स्वीकारोक्ति करवाए, किसी को ये कहने पे मजबूर कर दे कि हाँ मैंने अपराध किया है। ये हमारे लोकतंत्र की संस्कृति को नष्ट करता है। पुलिस की छवि खराब होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। यदि पुलिस ऐसी हरकतें करती है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, और वो यदि ये काम करेगी, स्वाभाविक सी बात है पुलिस की छवि खराब होनी ही होनी है। मजबूत कानून की कमी, ठीक है। और यदि ऐसे ये चीज़ें होंगी तो हमारी कानून व्यवस्था खराब होगी। इसके लिए मजबूत कानून बनना चाहिए कि पुलिस ऐसे कदम ना उठाए, ठीक है। यदि कोई अपराधी है तो उसकी पूरी प्रक्रिया के साथ जांच हो, ठीक है। जो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाए और इस तरह की चीज़ें ना किया जाए, ठीक है। तो जो कस्टडियल डेथ का मामला है, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कस्टडियल डेथ का मामला गुजरात में आया है, ठीक है। लगभग 80 के आसपास है, लगभग 80 के आसपास है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल का डिस्कशन था कि क्यों हो रहा है, इसके क्या प्रावधान हैं और क्या तरीके सही है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल के क्लास में एक नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर के साथ, नए एडिटोरियल सेक्शन के साथ। धन्यवाद।